गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए बेटा, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस की हेल्प से। देखिए बेटा, सबसे पहले हम समझते हैं कि ये रिलेटिव प्रोनाउंस होते क्या हैं। तो अगर आप इस वर्ड को देखें रिलेटिव को, तो आप ये समझ पाएंगे कि ये रिलेशन से बना हुआ वर्ड है। रिलेशन मीन्स संबंध, रिश्तेदारी। तो इसका भी कुछ काम ऐसा ही होता है। ये दो या दो से ज़्यादा सेंटेंसेस को क्या करता है, दोनों के बीच में एक संबंध का काम करता है, जोड़ने का काम करता है, रिलेट करता है। इसीलिए इसका नाम रिलेटिव है, रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस की अगर हम हिंदी निकालें तो इनमें आपका जो, जिसका, जिसे, जिसने आदि वर्ड आते हैं। हमें ज़्यादा इन हिंदी के चक्कर में नहीं पड़ना है, वरना गड़बड़ थोड़ी सी हो जाएगी। लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया कि जो, जिसका, जिसे, जिसने, इस टाइप्स की हिंदी इनकी निकलती है। किसी पर्टिकुलर किसी चीज़ की ऐसी नहीं होती है कि इसका मीन्स जो ही होता है या इसका मीन्स जिसका ही होता है। कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जिनकी कई मीनिंग भी हो सकती हैं, इसलिए हम लोग हिंदी में के चक्कर में हम लोग नहीं पढ़ेंगे। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले हमारा फर्स्ट जो रिलेटिव प्रोनाउन है जिसका नाम है हु। हु क्या होता है। देखिए बेटा, हु मीन्स आपने पढ़ रखा है कौन, पढ़ रखा है। लेकिन यहाँ पे आप रिलेटिव प्रोनाउंस की तरह इसको यूज़ करने जा रहे हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड के जैसे नहीं। तो हु जो होता है वो किसी पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है, किसी पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है। बहुत ध्यान से सारी बातें सुनिएगा। हु का यूज़ जो होता है वो सब्जेक्टिव फॉर्म में यूज़ किया जाता है, यानी जिसके बारे में बात की जा रही है या जो काम कर रहा है उसकी जगह पर हु को लिखा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा whom। whom भी पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है, whom भी पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है और ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यूज़ किया जाता है, मतलब जो काम नहीं कर रहा है। ओके। नेक्स्ट है आपका विच। विच विच जो है वो किसी एनिमल या किसी नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा हुज। हुज जो होता है वो किसी पर्सन या किसी नॉन लिविंग थिंग्स या किसी मतलब पर्सन या नॉन लिविंग थिंग्स के लिए किया जाता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जहाँ पे पोजीशंस होता है, मीन्स जहाँ पे अधिकार होता है, वहाँ पर हुज का यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा दैट। दैट जो होता है वो बेटा पर्सन के लिए भी लगाते हैं, नॉन लिविंग के लिए भी लगाते हैं, एनिमल के लिए भी लगाते हैं, इन सभी चीज़ों के लिए आप लगाते हैं। ओके। ये जो रिलेटिव प्रोनाउंस है हम लोगों का, इसको हम लोग बहुत ही डिटेल में तब पढ़ेंगे जब हम लोग सिंटेक्स पढ़ेंगे। अभी हम लोग केवल इतना जानेंगे कि ये होते क्या हैं, इनका थोड़ा हल्का सा परिचय ले लेंगे। ओके। कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं जिनको पढ़ना ज़रूरी है। तो पहला देखिए, यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है रिलेटिव प्रोनाउंस को उसके एंटीसीडेंट यानी कि पूर्ववर्ती के निकट लिखना चाहिए। देखिए, रिलेटिव जो प्रोनाउंस होते हैं वो उसको हमेशा पास में लिखना चाहिए, किसके, एंटीसीडेंट के। एंटीसीडेंट क्या होता है, जिसके बारे में बात करी जा रही होगी उसी को ही कहते हैं एंटीसीडेंट। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे एक नियम दिया गया है। नियम क्या है, बात बताई गई है कि जनरली जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं उनका यूज़ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में करते हैं। जब आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहे होते हैं तो आप यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं। लेकिन यदि भाव थोड़ा कॉन्टिन्यूटिव सेंस का होता है, कॉन्टिन्यूटिव सेंस का मतलब है लगातार, निरंतर, अगर निरंतरता का सेंस आ रहा हो तो रिलेटिव प्रोनाउंस का यूज़ कंपाउंड सेंटेंस में भी करते हैं। जनरली कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में करते हैं, लेकिन अगर निरंतरता का भाव आ रहा है तो कंपाउंड सेंटेंस में भी करते हैं।
यहाँ पे बात ध्यान देने वाली ये है, यहाँ पे लिखा है मैंने कि कंपाउंड सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउंस से पहले कॉमा का यूज़ करना आवश्यक है। जो कंपाउंड सेंटेंस होते हैं उनमें रिलेटिव प्रोनाउन जो आप यूज़ करेंगे, यानी हु, हुम, विच, हुज, दैट, जो भी आप यूज़ करेंगे उसमें कॉमा का यूज़ करना आवश्यक होता है। तो आइए तो कुछ एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, इस आप ध्यान से समझिएगा। आई मेट मोहन, मैं मोहन से मिला। ही गेव मी द मैसेज, उसने मुझे मैसेज दिया। मैसेज मीन्स संदेश। ओके, तो मैं मोहन से मिला और उसने मुझे मैसेज दिया। अब इस ही को देखिए, ये जो ही है वो किसके लिए आया हुआ है? तो वो ही आया है मोहन के लिए। किसके लिए आया है? मोहन के लिए आया है। मोहन के लिए आया है। तो आप चाहें तो इस ही को हटा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो ही है वो एक सब्जेक्ट की जगह पर है। भाई ये सब्जेक्ट की जगह पर है, इस वाले सेंटेंस में ये सब्जेक्ट है, इसके आगे वर्ब आई हुई है, सब्जेक्ट की जगह पर है। तो हम यहाँ पे सब्जेक्टिव चीज़ कोई भी लिख सकते हैं। दूसरी बात ये कि जो हु होता है वो किसी पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है। मोहन एक पर्सन है, तो हम यहाँ पे हु का यूज़ कर सकते हैं। फिर मैंने एक नियम बताया था कि रिलेटिव प्रोनाउंस को उसके एंटीसेडेंट यानी पूर्ववर्ती के निकट ही रखा जाता है। तो जिसके बारे में बात करी जा रही है, यानी मोहन के बारे में बात करी जा रही है, तो मोहन के जस्ट बगल में ही यानी पास में ही इसको रखते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे आई मेट मोहन, फिर इसको हटा देंगे, आप लिखेंगे हु गिव मी द मैसेज। अगर आप सेंटेंस को ऐसे बनाते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाएगा, जबकि हम लोग बना रहे हैं कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस एकदम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का ही जैसा बनेगा, बस सिंपल सा अंतर ये होगा कि आप आई मेट मोहन के बाद एक छोटा सा कॉमा का यूज़ करेंगे। अगर आप ध्यान दें तो मैंने इसमें लिखा हुआ है पहले कि कंपाउंड सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन के पहले कॉमा का यूज़ करना आवश्यक है, जबकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ऐसा नहीं होता है। ओके, तो आप यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, उसके बाद अपनी बात लिखेंगे, तब ये आपका कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा। तो ये कॉमा लगाया, क्यों लगाया? लगाना ज़रूरी है, ना लगाए तो, अगर नहीं लगाएंगे तब तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चला जाएगा, और लगाएंगे तो उसका सेंस क्या जाएगा, आइए समझते हैं। कॉमा लगा के रिलेटिव प्रोनाउन लिखने का अर्थ ये है कि यहाँ पर एंड ही या एंड सी का भाव निकल रहा होता है। यहाँ पे मोहन है तो समझ लीजिए यहाँ पर कॉमा हु ना लिखा होके यहाँ पे लिखा है एंड ही। एंड जो होता है वो आपका एक कॉम्युलेटिव कंजंक्शन होता है। जब मैंने आपको कंजंक्शन बताया था कल, तो मैंने आपको ये बात समझाई थी। तो इसमें ये भी मीनिंग निकल सकती है कि आई मेट मोहन, मैं मोहन से मिला, और अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं आप, एंड ही, और वह, और उसने एक मैसेज दिया। बात समझ में? तो मैंने यहाँ पे एंड ही ना लिख के क्या लिख दिया, कॉमा लगा दिया और हु लिख दिया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। लिखा है ही रिलीज द बर्ड, उसने पक्षियों को छोड़ दिया, रिलीज कर दिया। इट फ्लो अवे एट वंस, और वो तुरंत ही उड़ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, आप लिखेंगे ही रिलीज। अब ये इट जो है इसको आप हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, और इस किसके बारे में बात हो रही है, कौन उड़ गया, पक्षी उड़ गया। तो पक्षी के जस्ट बगल में ही इसको रखेंगे, पास में ही रखेंगे, एंटीसीडेंट के ही रखेंगे, और कॉमा का यूज़ करना बिल्कुल मत भूलिएगा, कॉमा लगा देंगे, और फिर ये फ्लू अवे एट वंस आप कर देंगे। यहाँ पे जो कॉमा और विच आया है वो एंड इट या एंड दे के लिए आ सकता है, कि ही रिलीज द बर्ड, उसने पक्षियों को छोड़ दिया और वह उड़ गया। तो ये और वह जो कॉम्युलेटिव कंजंक्शन है उसकी जगह पर क्या यूज़ कर दिया गया है, कॉमा और विच, क्योंकि जो विच होता है वो किसी नॉन लिविंग या किसी एनिमल के लिए यूज़ किया जाता है, इसलिए यहाँ पे विच का यूज़ किया गया है। ओके, आइए अब हम लोग बनाते हैं। यहाँ पे लिखा है आई मेट एन ओल्ड मैन, मैं एक बूढ़े आदमी से मिला। ही हैड लॉन्ग बियर्ड, उसकी लंबी दाढ़ी थी। तो यहाँ पे बनाइए आई मेट एन ओल्ड मैन,
अब ये जो ही है इसको रिमूव कर देंगे और इसकी जगह पे लिख देंगे हु। हु क्यों लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पे जो ही आया है वो एक सब्जेक्ट के जैसे आया है। कैसे आया है? एक सब्जेक्ट के जैसे आया है। और इस आदमी के बारे में बात करी जा रही है। यहाँ पर एक छोटा सा कॉमा भी लगाएंगे, तभी आपका ये क्या कहलाएगा? आपका कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा। अगर आप कॉमा का यूज़ नहीं करेंगे तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। ओके, हु हैड आ लॉन्ग बियर्ड। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा गीता इज़ द गर्ल एवरीबडी लव्स। तो यहाँ पे देखिए, आप लिखिए गीता इज़ द गर्ल। अब एवरीबडी, यहाँ पे एवरीबडी आ गया। क्या इस लड़की के बारे में ही बात चल रही है? बात लड़की के बारे में चल रही है, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं आई है कि वही काम कर रही हो, ये लड़की ही काम कर रही है। यहाँ पे शी नहीं लिखा है। ओके, यहाँ पे एवरीबडी लिखा है, यहाँ पे दूसरा सब्जेक्ट आ गया है। और पिछले सेंटेंसेस में सेम सब्जेक्ट ही आ रहा था, उसी के बारे में बात की जा रही थी। तो यहाँ पे आप यूज़ करेंगे whom। क्या यूज़ करेंगे? whom। whom क्यों यूज़ करेंगे? क्योंकि अब हमको ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म चाहिए, अब सब्जेक्टिव फॉर्म नहीं चाहिए। यहाँ पर आप क्या यूज़ करेंगे? कॉमा। whom everybody loves। एक बार फिर से देख लीजिएगा, थोड़ा पीछे चलते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने आपको जो बताया था, यहाँ पे जो ही आया था वो क्या था आपका? यहाँ पे जो ही आ रहा था उसमें ये ओल्ड मैन ही का काम कर रहा था, ओल्ड मैन ही काम कर रहा था। और अभी इससे पहले जो एवरीबडी वाला बनाया था उसमें एवरीबडी काम कर रहा था, ना कि वो लड़की काम कर रही थी। ओके, यहाँ पे देखिए इट जो है उसमें पक्षी ही काम कर रहा है ना, इसलिए ऐसा सेंटेंस बन रहा है। और इस सेंटेंस में यहाँ पे जो हुम आया है, इसमें ये लड़की काम नहीं कर रही बल्कि एवरीबडी यानी हर कोई उससे प्रेम करता है या कर रहा है। दिस इज़ द बॉय हिज पेन वॉज लॉस्ट। दिस इज़ द बॉय कॉमा। अब यहाँ पे देखिए हिज पेन यानी कि उसमें थोड़ा पोजीशन आ रहा है, अधिकार आ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे हुज पेन वॉज लॉस्ट, जिसका पेन खो गया। दिस इज़ द बॉय कॉमा हुज पेन वॉज लॉस्ट। कॉमा का ध्यान आप जरूर रखेंगे, अदरवाइज सेंटेंस गलत माना जाएगा। नेक्स्ट है आपका दिस इज़ द हाउस सुरेश बिल्ड। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? दिस इज़ द हाउस। अब ये हाउस जो है वो एक नॉन लिविंग थिंग्स है, आप इसके लिए विच का भी यूज़ कर सकते हैं और दैट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो विच का यूज़ करके एक बार हम लोग देख चुके हैं, आइए चलते हैं दैट का यूज़ कर लेते हैं। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि यहाँ पे विच नहीं लग सकता, विच भी लग सकता है। दैट सुरेश बिल्ड, लेकिन यहाँ पर कॉमा। ओके, ये जो दैट है वो किसके लिए आया है? घर के लिए आया है, और घर के एकदम एंटीसीडेंट ही है, घर इसका एंटीसीडेंट है, इसी के पास होना चाहिए। यहाँ पे देखिए हुज आया है, ये एंटीसीडेंट है बॉय, तो उसी के पास ही आया है। बस कॉमा का ध्यान रखना है, इनकी पोजीशन सही रखनी है, इन्हीं सब चीज़ों का ध्यान रखना है, और आपका कंपाउंड जो है रिलेटिव प्रोनाउन की मदद से बन जाएगा। कल मैं आपको बताऊँगा कि रिलेटिव एडवर्ब की मदद से हम कैसे सेंटेंस को बनाते हैं। बहुत सिंपल है एकदम, ऐसे ही कॉमा का यूज़ करते हुए बनाएंगे, बस चीज़ें थोड़ी सी अलग हो जाएंगी। ओके, गुड डे।